चिड़िया थे। बिल्कुल। और फिर आते हैं नाम अब जाके अदानी अंबानी ये सब टाटा वाटा। बीच के पीरियड में कोई नहीं था क्या? बीच का पीरियड खाली पड़ा था क्या? मतलब गुलामी में हमने कुछ फोड़ा नहीं कभी? यार तो ये भानु ना, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल स्टार्टिंग से ही धमाके से शुरू किया है। हाँ। मैं बता दूं कि सबसे दुर्भाग्यवश बात हमारे देश में ये है कि हम लोग सारा इंस्पिरेशन वेस्टर्न लोगों से ले रहे हैं, जबकि हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। ठीक है, हमारे में बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप थोड़ा समय दो तो मैं पूरे चिट्ठा खोल देता हूँ सबके बिल्कुल सामने, बिल्कुल। है ना। तो देखो, उसकी शुरुआत हुई थी कि भाई इवन बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी ना, तो यहाँ पर हमारे देश में कहा जाता था स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। स्पाइसेस मसाले हो गए, सारी चीज़ें, तो ये हम ना सी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इधर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिसको आज कहते हैं, ये सारी चीज़ चलती रहती थी। तो उस समय पे एक व्यक्ति थे जो हमारे भारत के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, अनऑफिशियली उस समय के मान लो बिलियनर। ठीक है, और उनको कहते थे सेठ मानिक चंद। ठीक है, सेठ मानिक चंद। तो सेठ मानिक चंद जी स्पाइसेस के व्यापार में थे, कॉटन के व्यापार में थे, जो कॉन्ग्लोमेरेट जैसे आज हम कहते हैं ना, ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस में उनका बहुत ज़्यादा हाथ था। और ये इतने बड़े थे कि इनको बंगाल में कहते थे कि ये बंगाल का सेंट्रल बैंक है। अच्छा। हाँ, मतलब सेंट्रल बैंक क्यों कहते थे? बिकॉज जब बाहर के मुल्क के लोग आते थे, या लेट्स से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, तो देखो कभी भी किसी दूसरे देश में भी आएंगे तो इनको अपने ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई तो सहारा चाहिए। सारा चीज गोल्ड सिल्वर और कैश लेके तो करेंगे नहीं, तो इनको चाहिए कि भैया कोई एक बैंकिंग सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आए। तो ये सेठ मानिक चंद वो थे जिनके पास इतना ज़्यादा धन था, प्लस इतना ज़्यादा कंट्रोल, नेटवर्क और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था कि ये पूरे तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करते थे। और ये वो दौर है जब पूरा राजा महाराजा एग्जैक्टली। तो कैसा रहता था कि आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि राजा महाराजा लोगों को टैक्स कलेक्ट करना रहता था, लगान लेते थे, ये सारी चीजें करते थे। तो ये मेंटेन, कंट्रोल, ये सारी चीजें जो सेंट्रल पूरा बंगाल हो गया और काफी सारे आसपास के पूरे एरियाज हो गए और सेंट्रल इंडिया के भी आसपास, ये सेठ मानिक चंद करते थे। ठीक है, तो मानिक चंद जी का बढ़िया स्पाइसेस और ये सारा व्यापार चल रहा था। पर फिर क्या हो गया था कि थोड़ा सा बीच बीच में वॉर्स बहुत होते रहते थे। अगर आप देखोगे हमारे इतिहास में भी देखा गया, इन्वेजन्स काफी हुए हमारे देश में, तो उस चक्कर में थोड़ा व्यवस्था हिलता रहता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और हमारे एक शख्स धीरे धीरे करके एक बॉर्न कर रहे थे। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो मॉडर्नाइजेशन देखा गया है सिटीज़ में, वो एक तरफ से जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनने लगे, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने लग गया था विदेश से, तो थोड़ी देखिए चींटें हर जगह गिरती हैं। ठीक है, तो हमारे इधर चेन्नई, जो कि मद्रास जो हम कहते हैं, मद्रास हो गया, और उसके बाद सूरत। अच्छा। ये दो एरिया थे जहाँ पर कि आपको पैसों की छलक दिखने लग गई थी। वो मॉडर्न डे एरियाज बन रहे थे। मतलब एक तरीके से समझो कि बाकी जगहों पर झोपड़ियाँ बन रही थी, यहाँ पर थोड़ी डस्टियाँ बन रही थी। इस तरह से तो ये वाला एरिया यहाँ पर बनने लग गया था। तो फिर एक हमारे वीर जी बोहरा करके थे, वीर जी बोहरा जी, तो वो यहाँ से इस्टेब्लिश होने लग गए थे। अब ये वो व्यक्ति थे जिनका मेन काम था कॉटन का। अच्छा। तो ये देख रहे थे कि यार व्यापार तो इधर सही साथ चल रहा है, किसी तरह से ये कर रहे हैं, पर इनके कारण क्या हो जाता कि बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश वाले लोग रहते थे वो थोड़े जेलस होते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे कि कोल्स की जैसे खदानें होती थी, ये सारी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने लगता था। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो सेकंड थे, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन तो बन गए थे, लेकिन इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल आती रहती थी। अब ये उथल पुथल के बीच में क्या हो गया कि जब इन्वेजन होने लग गया, तो कहीं ना जब आप जानते होंगे कि बहुत सारे इन्वेजन्स को ढूंढने के लिए जब मुगल्स ने हम पे अटैक करना शुरू किया, तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र वाज द प्लेस जो इन पे काउंटर अटैक करने के लिए आ रहा था। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी पूरी ये काउंटर अटैक्स करने शुरू करे और पूरे तरीके से इन्होंने मार चकानी शुरू करी थी मुगल्स को, उस समय पर क्या हो गया कि वो सूरत में भी जब जाके इन लोग खदेड़ना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना उसके थोड़े आफ्टर इफेक्ट सूरत के बिजनेसेस पे पड़ने लग गए थे, जिसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा इनका बिजनेस जो था वो डाउन हुआ। और इस बार जब वो डाउन हुआ तो फिर वो वापस वहाँ से उठ नहीं पाए। तो बेसिकली जैसे बिजनेसमैन की भी साइकिल में कभी कभार होता है ना, कुछ बिजनेसमैन बहुत अच्छा सक्सेस हासिल करते हैं बट फिर फॉल आता है, तो इन केस में भी आया। बट फिर उसके बाद कुछ चेंज होने वाला था। उसके बाद हुआ, आपने एक हमारे इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा जो बहुत प्यारी कविताएं लिखते थे और हमारे राष्ट्र के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। बहुत कम लोगों को पता है ही बिलोंग टू अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही फादर मॉडर्न डे के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे।
अच्छा, जी हाँ, द्वारकानाथ टैगोर जी। ऐसी फैमिली से आ रहे थे। ऐसी फैमिली तो काफी लोगों को लगता है कि ये कोई लेखक, लिटरेचर कवि अक्सर फैमिली, कवि गरीब और ऐसे गरीब लिखे लोगों जाते हैं, से। हाँ। भाई साहब रिच एलीट फैमिली से थे, तभी इतना समय था कि भाई ठीक है मैं दूसरी लाइन में जा रहा हूँ पापा, मेरे को अलाउ कर दो। तो एक्चुअली में क्या हो गया था कि इनके पापा ने भी इनको फोर्स नहीं किया था, एंड इनका लिटरेचर में हमेशा इंटरेस्ट था, तो उसमें चले गए। लेकिन द्वारकानाथ टैगोर जी को हमेशा दर्जा दिया था फर्स्ट मॉडर्न डे इंडस्ट्रियलिस्ट। और इन्होंने तो जो फिरंगियों को मात चकाई है भाई साहब। आप लोग सब पढ़े रहते हो ये एलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये वो क्या बंदे हैं। आप सोचो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ना इंटरनेट था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना ये सारी चीजें थी। तो द्वारकानाथ टैगोर जी ने ना बहुत मतलब गरीबी से उनने चालू करा, बहुत स्ट्रगल करा। और उस समय पे तो भाई इनसिक्योरिटीज कितनी रहती थी, ना आपके पास लाइट हो रही है, ना ये सारी चीजें हो रही हैं। इन्होंने पहला बिजनेस किया, पहले बिजनेसेस में उन्होंने कोल की खदानों का ही काम शुरू किया। अच्छा, उस समय पे ना डिमांड ही नहीं थी, तो डिमांड नहीं थी, उसके चक्कर में ये कर्जे में चले गए और उनका वो वाला बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, फिर अब ये बोले अरे यार ये तो बिजनेस बंद हो गया, जैसे तैसे करके वो सोच रहे थे क्या करे, पर ये गिव अप नहीं करते थे। फिर क्या हो गया कि उस समय पे जो क्वीन थी, क्योंकि ये साले फिरंगी ईस्ट इंडिया वाले ये आके हमारी चीज़ें हड़पते थे, तो यहाँ पर क्या करा इन लोगों ने, सारे मेन कोल्ड माइंस को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर लिया था। तो उस समय पे जैसे कि आजकल होता है ना, आप टेंडर देते हो, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा इस हिसाब से। तो द्वारकानाथ जी किसी तरह अप्लाई करना चाहते थे कि यार अभी कोई एक कोल का ये होने वाला था, तो बोले यार मेरे को ये किसी तरह से मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उनको देने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स लाइक नहीं, हम अपने ही बंदा करेगा, अपना ही बंदा करेगा। पर इन्हें जैसे तैसे करके, सबसे कम बिडिंग लगा के, सबसे ज्यादा डिलीवरेबल्स बोल के, जैसे तैसे करके इन्हें करा। तो सामने वालों को लगा कि इसका तो पहले भी कोल डूबा हुआ है, तो ये भी डूबेगा। बट उनको ये नहीं पता था कि भैया वो क्या, वो कहावत होती है ना कि एक शेर जिसका मतलब वो घायल शेर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो और खूंखार होता। तो वो ये हो गए थे। मैं बनूंगा। तो पहले तो गुलामी के दौर पे भी टैगोर साहब ने इतना दिमाग लगाया एब्सोल्युटली कि उन लोगों ने ना उसको नचा। अब इसको ना हमारे इतिहासकारों ने उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करके बताया, लेकिन सच बात है कि भाई उन लोगों ने, आज भी आप जाके हिस्टोरिकल आर्काइव्स में चेक करो, आप जाके देखो कि हमारे लेखकों ने क्या लिखा है, इनको मत देखो कि विदेशी क्या लिख रहे हैं। ये विदेशी वाले तो बस वो उनके वो अलेक्जेंडर आए, ये है, फलाना डिमका करते रहते हैं। तो हमारे वालों को देखो तो आपको दिखेगा कि क्या स्पिरिट थी। तो अब ना ब्रिटिशर्स परेशान हो रहे हैं कि भाई पैसा इसके पास जा रहा है, कंट्रोल इसके पास जा रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कभी ये नहीं चाहेगी। तो ये बड़े परेशान हो रहे थे। फिर इसके बाद भी ये कम नहीं हुए थे, इन्होंने अपने कोल का व्यापार बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। फिर एक टाइम पर ऐसा आया था कि ये कोल इंडस्ट्रीज को भी ओन किए, सब कुछ ओन किए, बट एक उम्र हो रही थी। और जब इनके किड्स जो थे उनको उनने फ्रीडम दे दी कि भाई अच्छा तुमको लिटरेचर करना है, तुम लिटरेचर करो, तुम ये करो, ये करो। तो धीरे धीरे करके फिर वो एम्पायर हल्का सा स्टैग्नेंट होके फेड होने लग गया। दैट इज फाइन। तो पहले हमने बता दिया मानिक चंद जी थे, फिर जी वोरा, फिर उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर, 3 जन आ गए। अब आएंगे मॉडर्न डे के इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनल जो हमारे अब मॉडर्न डे इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। लेकिन उससे पहले पारसीज आए। तो पारसीज एज अ कम्युनिटी काफ़ी प्यारी कम्युनिटी है, बिजनेस माइंडेड भी है, छोटी भली ही है लेकिन बहुत प्यारी है। तो क्या हुआ था, एक समय ऐसा आया, इन्होंने एंटर किया था कहीं से या ओरिजिनली यहीं से थे? ये इधर से नहीं थे। तो एंटर, इसको ऐसा आप समझिए, अरेबियन सी के तरफ से अचानक से एक जहाज आ रही है, शिप तरफ से आ रही है, और गुजरात के तरफ राजाओं का जिनका कंट्रोल है, तो वो अचानक से उनके आर्मी वाले देख रहे हैं, जो सोल्जर्स जो बोलते हैं, सेवक जो रहते हैं, वो देख रहे हैं कि भैया ये जहाज आ रहा है, इसमें तो लोग भर के आ रहे हैं। तो पहले तो ये सोचते कि जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे अटैक करना है हमको। बट फिर किसी तरह से राजा जी को पहुंचा जाता, राजा जी एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है। और उस समय पे क्या होता था पड़ोसी मुल्क वाले छुपके से आके अटैक कर देते, ये करते थे। तो उस समय पे, जो आज के समय में बाइनोकुलर बोलते, तो उस समय पे उनके टूल्स उनने देखा, तो बोले यार ये तो बड़े सादे लोग लग रहे हैं, और महिलाएं भी हैं। तो ये एक महिलाएं और बच्चे भी हैं, इसका मतलब कि भाई फैमिलीज है, तो हो सकता है सेफ है। ऐसा कंफर्म नहीं है, डिटेक्टिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो वहां से उतरे, तो सीधे आर्मी वालों ने बोला आपको हमारे राजा के सामने पेश करना होगा। तो बोले ठीक है बिल्कुल। उसमें कुछ वृद्ध भी थे, एजेड लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे। अब राजा के पास लेके गए। अब इनकी भाषा राजा को समझ में नहीं आ रही है, राजा गुजराती में बोल रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रही है। दोनों कंफ्यूज वहाँ पे, और आर्मी रेडी है कि आप बस बोलो, हम इधर ही कत्लेआम कर देंगे। तो इतने में जो वृद्ध जो थे वो एक एक्सपेरिमेंट उनको दिखाते हैं, ठीक है, ताकि बोले अब ये इशारे से ही समझा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक क्लेश लिया, मतलब
आप समझ सकते हैं व्हाट इज जी, दैट। वो हाँ रसा लिया। हाँ, उसको लिया, उसमें ना दूध भरा, लेके आए थे, ठीक है, और दूध को उनने सबके सामने रख दिया, ठीक है, और फिर उनने ऐसा दिखाया, पूरे सभा को दिखाया और उनको ये दिखाया, तो ये इंडिकेट कर रहे थे कि आप सब ये दूध दूध हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उनने अपने पोटले से एक निकाला, वो शक्कर था, ठीक है, उस शक्कर को उसके अंदर कर दिया, ठीक है, और फिर ये शक्कर को दिखा के उन्होंने बोला ये हम हैं, हम मिठास भरेंगे, हम मिठास भरेंगे, हम इसमें मिल भी जाएंगे, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम कंफर्टेबली यहाँ पे रहेंगे। तो राजा ने समझा अच्छा, क्योंकि एक्चुअली उनके ये हम शायद किसी सेकंड पार्ट के लिए रख लेंगे अगर लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया कि बिल्कुल बिल्कुल कि क्यों इनको निकाला गया था, क्या हुआ होगा पारसीज के साथ, उस पर भी डीप स्टोरीज है। तो ये इधर से तो फिर राजा ने बोला चलो ठीक है, हम इन पे निगरानी जरूर रखेंगे क्योंकि पढ़ो कौन से मुल्क के हमको पता नहीं, लैंग्वेज नहीं पता, बट इनको हम अलाउ कर देते हैं। तो इन लोगों ने एक अच्छी चीज़ ये करी थी कि जितने भी ये सारे लोग थे ये सब हैंड एंड ग्लव होके काम करने लग गए थे ये राजा महाराजों के साथ। अच्छा। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होने लगी थी ना, ये डिवाइड एंड रूल और ये सारी चीज़ें जब होने लग गई थी, तब इन्होंने देखा कि अरे यार, इनको लगा कि हमारा बिजनेस हो नहीं सकता, पारसीज लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये धीरे धीरे थोड़ा मुंबई की तरफ आने लग गए थे, गुजरात से मुंबई, गुजरात की तरफ से मुंबई की तरफ आने लग गए थे, जो कि एक स्मार्ट मूव था। अब मुंबई नए नए आए हैं, उनको तो कोई जानेगा नहीं, तो मुंबई में ये क्या कर रहे हैं, जो भी थोड़े फिरंगी लोग थे, जैसा आपने पता होगा, पहले सुना होगा कि मुंबई और कलकत्ता में काफ़ी सारे फिरंगी उस समय पे उन्हीं को कैपिटल मानते थे और वहीं पे ट्रेड करते थे। तो ये लोग उनके पार्टनर्स बनने लग गए। वो बोले कि भाई हम आपको यहाँ पे डील करने के लिए हेल्प करेंगे, जैसे पार्टनरशिप होती है ना, इंटरनेशनल पार्टनरशिप। तो दैट वाज द टाइम जब ये लोग पारसीज एज अ कम्युनिटी बिजनेस में ग्रो करने लग गए। तो पारसीज की एक अच्छी एट्रीब्यूट ये थी कि ये मेहनत पे बिलीव करते थे और कंट्रीब्यूट करते थे, हाथ मिलाते थे। तो ऐसे में ही एक पारसी फैमिली बॉर्न हुई थी, जो कि हम जिनको कहते हैं जमशेद जी, ठीक है। तो यहाँ से वो शुरुआत हो रही थी। अब क्या हो गया कि उस समय पे दो बिजनेसेस बहुत चल रहे थे। कौन से दशक, क्या ईयर, क्या यार मैं आई एम नॉट गुड विथ ईयर्स, मैं लोगों को चाहूंगा कि वो अब रिसर्च करे, अब तो जब पता है, और कमेंट में बिल्कुल वो चीज बताए कि कौन से ईयर में वो होगा, ताकि आपको भी सीखने मिले और हमें भी ईयर याद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आई। अब यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो वहाँ पर जीजी भाई जमशेद जी करके आए थे पहले, अभी अच्छा। हाँ ये आए हैं अभी मेन ट्विस्ट तो बाकी है। तो ये उस समय पे ना दो बिजनेसेस बहुत चल रहे थे, एक था कॉटन का और एक था ओपीएम का। तो ये लोग शुरू किए क्योंकि उस समय पे इतना वो सब नहीं था ना, गवर्नमेंट हैज बैंड दिस, ये वो सारी चीज़ें। तब तो जो कर रहा है वो बिजनेस चल रहा है, कोई दारू का कर रहा है, कोई इसका कर रहा है, और ये लोग भी उस इंटेंशन से शायद नहीं कर रहे थे। तो ये वाली चीज़ चल रही थी। तो इतने में जो जीजी बॉय थे, जीजी बॉय बोलते थे उनको, जीजी बॉय ये थे, तो उनके फादर ने उनको भेजा था एक जगह पे डील करने के लिए, काफ़ी अपने 20s में होंगे, कि भाई तू जाके देख ये कैसे क्या डील हो रहा है। तो डीलिंग हो ही नहीं रही थी। इनफैक्ट डीलिंग क्यों नहीं हो रही थी पता है? सबसे बड़ा चीज़, जिस शिप से वो लेके जा रहे थे अपने बहुत सारे कॉटन का सारा सामान, वो सारा लीक हो गया और काफ़ी सारा कॉटन गिर गया। तो बाय द टाइम दे रीच्ड, वो वाली चीज़ पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब पापा को क्या मुंह दिखाएंगे। बट इसी के साथ साथ उनने काफ़ी इंडस्ट्रियल स्टडी कर ली वहाँ पे, जो क्रॉस बॉर्डर्स गए थे, काफ़ी जगह पर उनने सीख गए। और जब वो आए तो वो बोलते ना कम बैक, तो उनका कम बैक हो गया। और वो इतने अच्छे से तरीके से किए, कॉटन पे बहुत सारा काम किया। फिर उनको ना ये भी एहसास हुआ कि ये ओपीएम वाली चीज़ ना सही नहीं है। मतलब हम कहीं ना कहीं क्यों हमारे देश को बिगाड़े, जिसने हमको सहारा दिया, यहाँ पे रहने दिया, हमारी सोसाइटी को बढ़ने दिया, तो हम इस चीज़ को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते। और इसलिए फिर उन्होंने इस चीज़ को हटाया। और मुंबई में आज भी आप देखोगे तो जीजी बॉय के नाम का एक एरिया है, आई थिंक एक हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, जो कि काफ़ी लोगों की ट्रीटमेंट करता है, ये सारी चीज़ें करता है और इस तरह से बढ़ा है। तो ये वो लेयर था। तो हम तो टाटाज, अंबानीज और बिरलास के भी पहले की बात बता रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों अरबों का काम होता था। ये लोग इंस्पिरेशन थे। और उसके बाद जमशेद जी, टाटा जी, फिर उसके बाद टाटा की लेगेसी, बिरला की लेगेसी, क्योंकि लेगेसीज तो बहुत है, लेकिन ये सारी लेगेसीज में घुसने के लिए पार्ट 2 के लिए अगर अच्छे खासे लाइक्स आए, जैसे 20,000 लाइक आए, तो अपन पार्ट 2 जरूर करेंगे इस पे। वो अच्छा, इस सब के बीच एक वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि जमशेद जी टाटा
का नाम हम आज तक जानते हैं। उन्होंने ऐसा क्या बदला था? देखिए यार, टाटाज ने सबसे पहली चीज उनने अपनी नींव बनाई, जो ये ओपियम वाला चीज हो गया ना, हाँ, वो छोड़ा अच्छा मूव था। वो छोड़ा था, तो वहीं से उन्होंने करा कि अब हमको सोसाइटी को गिव बैक करना है, ये हमारा मेन पर्पस ऑफ द लाइफ है। इसलिए आप एक चीज देखोगे कि टाटाज आर नेवर द रिचेस्ट पीपल, क्योंकि 60% तो टाटा ट्रस्ट डोनेट कर देता है। अगर वो डोनेट नहीं करता तो आज रतन टाटा जी दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान होते, क्योंकि टाटा सन सब कुछ डोनेट कर देता है, तो उनके पास पूरे नेटवर्क का सिर्फ 1-1.5% ही रहता है। हाँ। 60% वो डोनेट करते। साइरस मिस्त्री के साथ इतना झगड़ा क्यों होता था? क्योंकि साइरस मिस्त्री आके ये कहते थे, लेट साइरस मिस्त्री ये कहते थे कि अरे ये इंडस्ट्री काम नहीं करे, इसको बंद कर दो, वो इंडस्ट्री काम नहीं करे, इसको बंद कर दो। वो बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहे थे। लेकिन टाटा ग्रुप सोचता था भाई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम इतने लोगों को, इसी का पैसा डोनेट हो रहा है, तो हम ये क्यों बंद करें? यही रीजन था उन्हें जल्दी। अच्छा, इसी चक्कर में, पर वो दुर्भाग्यवश उनने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो उनका तो मृत्यु हो गया। उनके बाद से मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनता हूँ।